देख बेटा, इस लड़की की फोटो कितनी सुंदर है ना। मैंने इसे तेरे लिए पसंद किया है। नहीं नहीं देवर जी, आप इस लड़की की फोटो देखिए, ये बहुत ही सुंदर और सुशील है। आप दोनों की जोड़ी एकदम फिट जमेगी। अरे बहू तू चुप कर। जो लड़की मैंने जतिन के लिए पसंद करी है वो ज्यादा अच्छी है। देख तो जरा कितनी प्यारी है। नहीं मम्मी जी, मेरी पसंद की हुई लड़की भी बहुत अच्छी है। एक मिनट, आप दोनों शांत हो जाइए। मैं आप दोनों को कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ बेटा बोल। माँ, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। वो लड़की फॉरेनर है। क्या कहा? फॉरेनर? क्या मतलब? माँ जी विलायती, वो लड़की विलायती है। क्या कहा विलायती? ना बाबा ना, ऐसी बहू मैं तो ना लाऊं अपने घर में। मुझे सब अच्छे से पता है कि विलायती बहुएं कैसी होती हैं। इन्हें ना तो घर का कोई काम आता है और ना ही ये हमारे रिवाजों को समझती है। माँ जी आप बिल्कुल सही कहती हो। देवर जी, आपको फॉरेनर की जगह कोई इंडियन लड़की पसंद नहीं आई क्या? माँ, मैरी ऐसी नहीं है, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। वो हमारे इंडियन ट्रेडिशन को बहुत अच्छे से समझती है। नहीं बेटा, मैं तेरी शादी उससे नहीं करवा सकती। माँ, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ मैरी से, वरना मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। इतना कहकर जतिन वहाँ से चला जाता है। जतिन तो जिद पर ही अड़ जाता है कि उसे सिर्फ मैरी से ही शादी करनी है। तब सुमन हार कर उसकी शादी मैरी से करवा देती है। जतिन, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ। क्या आपके घर में सब मुझे एक्सेप्ट करेंगे? हाँ हाँ मैरी, तुम ज़्यादा टेंशन ना लो। मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ससु मॉम जी, गुड मॉर्निंग। ये लो, जिस बात का डर था वही हुआ। क्या हुआ ससु मॉम जी? अरे बहू, हमारे यहाँ गुड मॉर्निंग नहीं चलता। यहाँ पर सास के पैर छूने होते हैं। ओके ससु मॉम जी, नो प्रॉब्लम। इसके बाद मैरी सुमन के पैर छूती है। ठीक है, अब जाकर मेरे लिए जल्दी से चाय बना कर ला। मॉम जी, चाय का मतलब? अरे मतलब टी, मेरे लिए भी एक कप बना देना। इसके बाद मैरी सबके लिए चाय बना कर लाती है। अरे ये क्या, इतनी काली चाय क्यों बना दी? दूध तो इसमें नजर ही नहीं आ रहा। मॉम जी, ये ब्लैक टी है, ये विदाउट मिल्क बनती है। हमारे यहाँ मिल्क वाली टी ही पीते हैं। ये तुम्हारे विलायती कानून यहाँ नहीं चलेंगे। हे भगवान, ये कैसी बहू मिली है मुझे। मैंने पहले ही कहा था विलायती बहू हमारे घर के रीति रिवाज क्या समझेगी, पर कोई मेरी बात माने तब ना। वही तो मम्मी जी, मेरी पसंद की लड़की से शादी की होती तो हमें ये दिन देखना ना पड़ता। अरे भाग्यवान, तुम खामखा नाराज हो रही हो। छोटी बहू भी धीरे धीरे सब काम सीख जाएगी, जैसे हमारी बड़ी बहू ने सीख लिया है ना बहू। पर पापा जी, मुझे चाय अच्छे से बनानी आती थी। उसके बाद पलक मैरी से ही घर का सारा काम करवाती है। मैरी, अभी तुम जल्दी से घर की साफ सफाई कर लो, उसके बाद तुम्हें कपड़े भी धोने हैं। ओके सिस्टर जी, मैं अभी करती हूँ। अरे ओ बहू, तेरे हाथों में क्या मेहंदी लगी है? जल्दी जल्दी हाथ नहीं चला सकती? अभी तो घर का सारा काम पड़ा है। यस ससु मॉम जी, मेहंदी तो लगी है। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल है ना। हे भगवान। नाउ व्हाट ससु मॉम जी? अरे कुछ नहीं मैरी, ये बस एक कहावत है। कहावत? व्हाट कहावत सिस्टर जी? कुछ नहीं, तुम अपना काम करो, जाओ। इसके बाद मैरी कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन में कपड़े डालती है। तभी वहां पर पलक आ जाती है। मैरी, तुम वॉशिंग मशीन यूज नहीं कर सकती। बट व्हाई सिस्टर जी? पर मैं सारे कपड़े कैसे वॉश करूंगी? तुम्हें हाथ से कपड़े धोने होंगे, नहीं तो वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े खराब हो जाएंगे। पर वॉशिंग मशीन तो कपड़े धोने के लिए होती है सिस्टर जी। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता। यहाँ हमें हाथ से ही कपड़े धोने पड़ते हैं। ओके सिस्टर जी, मैं भी सारे कपड़े हाथ से वॉश करती हूँ। उसके बाद रात हो जाती है और मैरी सभी के लिए खाना बनाती है। बहू, ये कैसा खाना बनाया है तूने? ना तो इसमें कोई नमक मिर्च है, ना ही कोई मसाले। सही कहा मम्मी जी आपने, हमारे तो मुंह का सारा स्वाद खराब कर दिया इसने। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी ससु मॉम जी, बट मुझे ऐसा ही खाना बनाना आता है। हमारे कंट्री में सब लोग ऐसा खाना खाते हैं।
अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो ऐसी बहू पल्ले पड़ गई। इसके राज में तो ढंग से खाना भी नसीब नहीं हो रहा। मम्मी भाभी, आप दोनों मैरी से इस तरह बात क्यों कर रहे हो? वो अभी इस घर में नई है, धीरे धीरे वो घर के सारे काम सीख जाएगी। आप दोनों उसे प्यार से समझाइए ना। अरे वाह बेटा, इसका मतलब हम दोनों तेरी बीवी को परेशान कर रहे हैं। हाँ, बस यही दिन देखना बाकी था कि अब तू भी अपनी बीवी की साइड लेकर मुझे दोषी ठहरा रहा है। अरे तुम सारी बातों का गलत मतलब क्यों निकाल लेती हो भाग्यवान? जतिन ने कुछ गलत थोड़ी ना कहा है तुमसे। अजी आप तो चुप ही रहिए बस। इस विलायती बहू के चक्कर में हर कोई अब मेरे ही घर में मुझे ही गलत ठहरा रहा है। मुझे नहीं खाना कोई खाना वाना। इतना कहकर सुमन गुस्से में वहां से चली जाती है। वाह देवर जी, बहुत अच्छा किया आपने। अब तो खुश है ना आप? रुकिए मम्मी जी, मैं भी आ रही हूँ। बेटा कोई बात नहीं, तू ज़्यादा चिंता मत कर। मैं तेरी माँ से बात करके उसे समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है पापा, पर मुझे नहीं लगता कि मम्मी मानेंगी। सुमन की पड़ोसन सविता उनसे मिलने आती है। सुमन बहन, कैसी हो तुम? अरे बस ठीक ही हूँ। तब मैरी वहाँ पर उनके लिए चाय लेकर आती है और सविता के पैर छूती है। अरे वाह सुमन, तेरी छोटी बहू तो कितनी संस्कारी है। मैंने सुना था कि ये विलायती है, लेकिन इसके अंदर संस्कार तो कूट कूट कर भरे हैं। तुम तो बड़ी किस्मत वाली हो जो तुम्हें इतनी सुंदर और संस्कारी विलायती बहू मिली है। हाँ, सही कहा तुमने। वो तो है आंटी जी, पर अभी मैरी को घर के काम भी अच्छे से नहीं आता। क्या बताए अब। अरे कोई बात नहीं बहू, ये भी तेरी तरह घर का सारा काम सीख जाएगी। अभी ये नई है, धीरे धीरे सब आ जाएगा। जी आंटी जी। अच्छा, आज चलती हूँ मैं। थोड़ी देर बाद पलक अपने फेस पर मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगाकर लेटी हुई थी। तब मैरी उसके पास आती है। सिस्टर जी, आपने अपने फेस पर ये क्या लगाया है? ये नेचुरल फेस पैक है, इससे हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। गुड गुड सिस्टर जी, फिर तो मुझे भी ये फेस पैक लगाना है। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए बना कर लाती हूँ। उसके बाद पलक किचन में जाती है। यही अच्छा मौका है, अब मैं इसे सबक सिखाती हूँ। बहुत तारीफ कर रही थी ना आंटी जी इसकी, अब इसे पता चलेगा। पलक मैरी के फेस पैक में खुजली वाला पाउडर मिक्स कर देती है। ये लो मैरी, तुम्हारा फेस पैक, इसे लगा लो। ओके सिस्टर जी। उसके बाद मैरी फेस पैक लगा लेती है। सिस्टर जी, मुझे फेस पर बहुत ईचिंग हो रही है। अरे कुछ नहीं मैरी, वो थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएगा। अब मज़ा आएगा। जब मैरी अपना फेस वॉश करती है तो उसका पूरा फेस बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है। अरे मैरी, ये तुम्हारे फेस पर क्या हुआ? सिस्टर जी ने मुझे नेचुरल फेस पैक दिया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा ईचिंग हुई, उसकी वजह से ये हुआ। शायद मुझे एलर्जिक रिएक्शन हो गया है। क्या कहा? पर उससे तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं अभी देख कर आता हूँ। उसके बाद जतिन जब किचन में जाकर वो फेस पैक देखता है तब उसे साइड में वो खुजली वाला पाउडर भी दिख जाता है, जिसे देखकर वो सब कुछ समझ जाता है। भाभी, ये सब क्या है? अब मैं कुछ समझी नहीं देवर जी। आपने ये सब जानबूझकर किया है ना? आपने जानबूझकर मैरी के फेस पैक में ये पाउडर मिलाया था। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? नहीं देवर जी, ये सच नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। भाभी झूठ मत बोलिए, मुझे सब पता है। बस बहुत हो गया, अब इस घर में मैं 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला। अरे बेटा, तू ये कैसी बात कर रहा है? आखिर बात क्या है? मम्मी, मैं सब अच्छे से जानता हूँ। आप लोग मैरी को पसंद नहीं करते, इसीलिए आप सब उसके साथ इतना ज़्यादा बुरा व्यवहार करते। चलो मैरी, तुम अपना सामान पैक कर लो, हम अभी यहाँ से चले जाएंगे। नो नो, हम कभी भी नहीं जाएंगी जतिन जी। हम इस तरह सासू माम जी और सिस्टर जी को छोड़कर नहीं जा सकती। मैं यहाँ पर सबको बहुत पसंद करती हूँ। लेकिन ये लोग तुम्हें पसंद नहीं करते। तुम्हें ये सब बर्दाश्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जब से इस घर में आई हो तब से ये दोनों तुमसे घर का सारा काम करवाती है, और भाभी खुद कोई काम नहीं करती। साथ ही वो हमेशा तुम्हारे साथ इतना गलत व्यवहार करती है। ऊपर से उन्होंने जानबूझकर तुम्हारे फेस पैक में ये पाउडर मिलाया, जिसकी वजह से तुम्हें एलर्जिक रिएक्शन हो गया। अब हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। अरे बेटा, ऐसा मत बोल, तू इस तरह हमें छोड़कर मत जा। हाँ देवर जी, आप ऐसा मत कीजिए। नहीं मम्मी, बस बहुत हो गया।
नहीं जतिन जी, हम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इन सब में सासू माम जी और सिस्टर जी की कोई गलती नहीं, बल्कि मुझे घर का काम करना आता नहीं, इसलिए वो मुझे समझाते हैं। बट मैरी, नहीं जतिन जी, मैंने कहा ना, हम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम सासू माम जी के साथ ही रहेंगे। मेरी की ये बातें सुनकर सुमन और पलक अपने किए पर शर्मिंदा होती हैं। बेटा हमें माफ़ कर दे, हमने हमेशा तेरे साथ कितना गलत किया, लेकिन उसके बाद भी तूने कभी पलटकर हमें जवाब नहीं दिया। हाँ मैरी, मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। इट्स ओके सासू माम जी एंड सिस्टर जी, मैंने अब दोनों को माफ़ कर दिया। उस दिन के बाद से सुमन और पलक मैरी को कभी भी परेशान नहीं करते और उसे अपना लेते हैं। माँ के दिल को कोई और नहीं बल्कि एक बेटी ही अच्छी तरह से समझ पाती है। लेकिन क्या हो जब किसी की बेटी ही ना हो? 2 बेटे और ऊपर से इनका इतना कड़क स्वभाव, न जाने कब मुझे भी सुकून मिलेगा। लो फिर शुरू हो गई तुम। सारा दिन बस घर का 4 काम करके फ्री हो जाती हो। सुन लो, कान खोल कर बोल रहा हूं, तुम या तो घर अच्छे से देख लो या फिर बता दो, क्योंकि पैसे कमाने का सुहूर तो रहा नहीं तुम्हें। कमाओ पत्नी के भरोसे लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं। तभी पड़ोसन चाची आती है। अरे क्या हाल है राधा? सच कहूँ तो तेरी हालत देखी नहीं जाती। जीवन भर सास ससुर की सेवा और उन लोगों के जाने के बाद अब ये 2 जवान बेटे और खूंसट पति को देख रही हो। क्या चाची मजाक करते रहती हो? अरे खाना बनाने और खाना खाने के सिवाय करते ही क्या है ये? क्यों? तेरी सास से भी बुरे ताने बेचारी कितना सहती है। ऊपर से तू जो सारा दिन इसे पैसे ना कमाने की बातें सुनाता रहता है, तेरे बच्चों पर भी कोई असर नहीं होता। मैं तो इस बात से हैरान हूँ। कैसी बात कर रही है चाची? ये जो है ना बड़े आराम से रहती है। ये थोड़ी सी स्मार्ट होती ना तो आज हम कहाँ से कहाँ होते। अच्छा ये बताओ कि कैसी होती मैं, किसके जैसी बनती, बताइए ना। कैसी बातें करते रहते हैं। अरे तुम तो एक शब्द मत बोलो। मेरे बड़े भाई की बीवी यानी मेरी भाभी कितना कमाती है, वो लोग तो तेरे साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। अरे मेरे छोटे भाई की बीवी, उसे देखो कितनी ऊंची पोस्ट पर है, कितना अच्छा मकान ले लिया। और एक मैं अभी तक वही पापा के मकान में रहता हूँ, जिसका कब बंटवारा हो जाए कुछ नहीं पता। अरे पता भी नहीं कि माँ बाबूजी क्या वसीयत बना गए हैं। देख राजेश, तेरी बड़ी भाभी ने भी कमाना तब शुरू किया जब राधा आ गई। शादी के दूसरे दिन से तो इसके सर पूरी जिम्मेदारी थी, किसी ने नहीं देखी। बूढ़े सास ससुर की सेवा, जेठ देवर सबके लिए खाना पीना, कौन था इसके साथ? देखे चाची, उसकी कमी को ना उसकी महानता ना ही बताओ। इससे अच्छा तो नौकरानी ले आता। ये बोलकर राजेश तो चला जाता है, लेकिन राधा, उसे समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करे। रो रो कर बुरा हाल कर लेती है। अरे रो ना, तेरे रोने के दिन गए। तेरे बड़े बेटे आदित्य के लिए लड़की ढूंढ कर लाई हूँ, खूब अच्छी लड़की है। तभी आदित्य आ जाता है। अच्छा चाची ठीक है, पर ये तो बताओ कि कमाती कितना है? ये तो नहीं ना कि माँ की तरह निठल्ली है, हाँ? माँ चल जल्दी से खाना लगा, भूख लग रही है। राधा बेटी की बात सुनकर परेशान हो जाती है, लेकिन करे क्या, बेटा सही तो बोल रहा है। अरे निठल्ली ही तो है। वाह, जो निठल्ली है ना, बस एक दिन बैठ जाए फिर समझ में आएगा। बेटा कमाती है बहुत अच्छा, मुझे तो लगता है शायद तुझसे भी अच्छा। खैर, दोनों पक्षों की बात होती है, मामला जम जाता है और घर पर आ जाती है मीरा। अरे सासू माँ कहाँ गई? सुबह सुबह दिखाई नहीं दे रही हैं। अरे कर रही होगी कुछ घर के लिए, कौन सा देश की अर्थव्यवस्था संभाल रही है। मीरा को बेटे के मुंह से माँ के लिए ऐसी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है, लेकिन नई नई बहू क्या बोलती। वो सोच ही रही होती है कि सास आ जाती है। ले बहू चाय पी ले, ऑफिस में तू क्या ले जाएगी बता दे, मैं बना दूंगी। अरे कैसी बात करिए माँ जी, आप क्यों बनाएंगी? अरे आपको खाने में क्या पसंद है बताइए, मैं बना दूंगी। अरे नहीं नहीं, तुम थक जाओगी, आदत है इनकी, वैसे भी करती ही क्या है। और ये नहीं करेगी तो कौन करेगा? तुम नौकरी वाली हो। हूँ तो क्या घर का काम नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हूँ। चलिए माँ जी। अब ये क्या,
जो सास अकेले सारा दिन सबका सुनकर खट रही होती है, उसका हाथ बटाने उसकी बहू आ जाती है। फिर एक रोज, देखो मैं देख रहा हूं, तुम दिन पर दिन मुटाती जा रही हो, ना कोई काम ना कोई धाम। अरे कैसे करूंगा मैं मैनेज अकेला? कैसे मैंने घर चलाया है मैं ही जानता हूं। बेटे के कमाने के बाद भी मुझे कमाना पड़ रहा है। कहीं कल को इस घर का सारा हिस्सा माँ पापा बड़े और छोटे भाई के नाम ही ना कर गए हो। तुम जैसे डफर को देखकर तो यही किया होगा। बहू ससुर की बात सुन लेती है कि कैसे वो सास पर चिल्ला रहे होते हैं। उसे बहुत बुरा लगता है। तो वहीं सास भी देख लेती है कि बहू की निगाहें उसे ही देख रही है। आज पहली बार किसी बाहर वाले के सामने बेइज्जती सास बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो कमरे में जाकर बैठ जाती है और शांत हो जाती है। बहू जब सास के पास जाती है तो सास खुद को संभाल नहीं पाती और जोर जोर से रोने लगती है। मेरे साथ पिछले 30 साल से हो रहा है बहू, मुझे तो इसकी आदत हो गई है। लेकिन माँ जी, आप कोई काम क्यों नहीं करती? जब पापा और बच्चे सभी चाहते थे तो। कैसे करती बेटा, शादी के बाद बुजुर्ग और बीमार सास ससुर की जिम्मेदारी देकर जिठानी तो निकल गई। कुछ वक्त बाद ही दोनों बच्चे हो गए। अब घर देखूं या फिर नौकरी। ठीक है माँ जी, लेकिन अब मैं आ गई हूं ना, बोलिए अब क्या करना चाहती हैं? सास को पहली बार किसी का साथ मिलता है तो वो खुश हो जाती है। मैं कुछ नहीं, वैसे किसी ने मुझसे ये पूछा नहीं। मैं। माँ जी, अब मैं आपके साथ हूँ। पिताजी ऐसे ही हमेशा आपकी बेइज्जती नहीं कर सकते। अगले रोज बहू की छुट्टी होती है। दोनों सास बहू बैठकर चाय पीती हैं, फिर निकल जाती है कहीं दूर। बहू पता है, मैं सिलाई का काम बहुत अच्छा कर लेती हूँ। कुछ दिनों तक इन सबके कपड़े मैं खुद ही सिलती थी। कहती थी बाजार से लेकर आई हूँ। घर का काम काज खुद करके पैसे भी बचाए हैं। अरे वाह माँ जी, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा है। तो चलिए, आपके ही बचाए पैसे से आपके लिए कोई काम खुला जाए। सास बहू घर के पास ही एक दुकान खरीद लेती हैं। कुछ सास के पैसे, कुछ बहू के। उसे तैयार करके सास के हाथ में चाबी रखकर बहू कहती है, ये लीजिए माँ जी, आपका खुद का काम करिए। और हाँ, मेरे कपड़े भी अब आपके बुटीक से ही आएंगे। अब तो सास काफी बिजी हो जाती है। एक दिन, ये क्या है राधा, मैं देख रहा हूं कि तुम्हें घर की कोई चिंता ही नहीं है। ना वक्त पर खाना, ना चिंता घर की। वो मैं बुटीक में। हाँ पता है, बुढ़ापे में काम शुरू करके न जाने कौन से बड़ी बिजनेस वुमन बनने की कोशिश कर रही है। ससुर सास की बेइज्जती किए जा रहा था, तभी बहू आ जाती है। पापा जी माफ करिएगा, लेकिन माँ को कुछ बोलने से पहले ये देखिए, ये ताऊ जी ने भेजा है। कहा है उनको और चाचा को इस पे कोई दिक्कत नहीं है। ससुर कागज खोलते हैं जो प्रॉपर्टी का होता है, और उसमें ससुर के पिता की चिट्ठी लिखी होती है। ससुर चिट्ठी पढ़कर राधा को गले लगा लेता है। अब क्या लिखा है चिट्ठी में? यही माँ जी, कि उनकी मछली बहू के नाम वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी कर रहे हैं, क्योंकि जब सबने साथ छोड़ा तो माँ ने उनका साथ दिया। हाँ पापा, आज माँ की एक बार की कमाई ने हम सबको वो दे दिया जिसके लिए हमें सारा जीवन लगाना पड़ता। हमारा अपना मकान, जो कि करोड़ों का है। आज के समय में तो हम इसे लेने की सोच भी नहीं सकते। सास बहू को गले लगा लेती है। आज जो सम्मान तूने दिलाया है ना बेटा, उसकी बात तो तय है कि माँ को बिटिया ही समझ सकती है, चाहे वो बेटी के रूप में हो या बहू के रूप में। अशोकनगर नाम के शहर में अमित और उसकी पत्नी सुनीता दोनों जॉब करते थे। अमित की माँ अनीता गोरेगांव में रहती थी। अमित और सुनीता शहर में रहकर जॉब कर रहे थे। इसी वजह से अमित की माँ अनीता उनसे मिलने शहर आ जाती है। अनीता घर में आती ही अमित से कहती है, अरे बेटा अमित, एक गिलास पानी तो पिलाना। जी माँ, अभी मंगाता हूँ। सुनीता, माँ के लिए पानी लेकर आओ। सुनीता कांच के गिलास में पानी लाती है। ये देखकर अनीता कहती है, अरे तुम लोग कांच के गिलास में पानी पीते हो? तुम्हें पता है इस कांच के गिलास में पानी पीने से कितना नुकसान होता है? ये सारे कांच के गिलास अभी के अभी अंदर रख दो। अमित, मैंने तुम्हारे साथ कितने सारे तांबे के गिलास भेजे थे, बाहर निकालो उन्हें, और अब से इस घर में उसी गिलास में पानी पिया जाएगा। शाम होती है, सब खाने के लिए बैठते हैं। सुनीता अपनी सास को जैसे ही दही देती है, उसकी सास कहती है,
राम राम राम, कितनी बुरी दही है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। न जाने आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, घर में दही बनाना भी नहीं जानते। ये बाजार की दही तो ऐसे लग रही है मानो जैसे सफेद पानी खा रही हूँ। सुनीता बहू, आज से घर में बाहर से दही बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। मैं बना कर खिलाऊंगी तुम्हें घर का दही, फिर देखो क्या स्वाद आता है। माँ जी, आप कुछ दिनों के लिए ही तो आई हैं, आराम करिए ना यहाँ पर। ये सब दही वगैरह इन सब के चक्कर में क्यों पड़ रही है? और हम तो हमेशा से ही बाहर का ही दही खाते हैं, हमें तो बहुत अच्छी लगती है। हो सकता है आपको आदत ना हो इसलिए आपको पसंद नहीं आ रही। हाँ माँ, आप कहाँ इन कामों में पड़ रही हैं, ये सब रहने दो ना। बेटा, बात बाहर के दही की नहीं है, बात तो सिर्फ इतनी है कि इस दही में तुमने पैसा खर्च किया और उसके बाद भी अगर दही में कोई स्वाद ही ना हो तो दही भी बेकार और पैसा भी बेकार। अब जब तक मैं इस घर में हूँ, दही तो मैं घर में ही बनाऊंगी। अनीता घर की सारी चीजें बदलने लगती है, मिट्टी के बर्तन में दही जमाने लगती है और देखते ही देखते कुछ दिनों बाद चूल्हे पर खाना बनाना भी शुरू कर देती है। ये सब देखकर अमित और सुनीता के पड़ोसी उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी सुनीता अपने पति से कहती है, आप माँ को कुछ कहते क्यों नहीं? एक तो वो मेरी बात सुनती नहीं, और जब से आई है घर की सारी चीजें बदलने में लगी हुई है। घर में गैस होने के बाद भी न जाने क्यों चूल्हा लेकर आई और उसी पर खाना बनाती है। आपको पता है हमारे पड़ोसी हमारा कितना मजाक उड़ा रहा है, जिसे देखो वो हम पे हंसता है। सुनीता, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ और इन चीजों से तो मैं भी परेशान हूँ, पर तुम जानती हो ना सुनीता, वो गांव से आई है और उन्हें वही की आदत है। अब जो भी हो वो गांव के तरीके से ही करती हैं। फिर भी मैं एक बार कोशिश करूंगा उनको अपनी तरफ से समझाने की, तुम परेशान मत हो। ठीक है, आप कोशिश करो उनको समझाने की। अनीता सुनीता को जोर से आवाज लगाकर बुलाती है। सुनीता भागी भागी अपनी सास के पास जाती है तो अनीता कहती है, हे भगवान, ये मेरी साड़ी का क्या हाल बना दिया सुनीता तुमने। इतनी अच्छी कॉटन की साड़ी थी मेरी, अब तो ऐसा लग रहा है कि पोछा लगाने लायक हो गई है। मैंने तुम्हें ये साड़ी धोने के लिए दी थी, ये तो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई। ना तुमने इसमें कुछ करा, ना इसमें कांजी करी, तुमने साड़ी को धोया कैसे? मम्मी जी, मैंने तो सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में धोए, तो आपकी साड़ी भी मैंने वॉशिंग मशीन में ही धो दी। देख बहू, मैं साफ कह देती हूँ, जब तक इस घर में मैं हूँ तब तक सारी चीजें मैं अपने हिसाब से करूंगी। आज से कपड़े भी हाथ से धो लेंगे। अगर तू नहीं धो सकती तो कोई बात नहीं, मैं धो लूंगी। कपड़े वॉशिंग मशीन में नहीं धुलेंगे, और अगर कपड़े सूखेंगे तो वो भी धूप में। अनीता अपनी बहू को समझा रही थी, तभी डोरबेल बजती है। सुनीता जाकर दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर सुनीता का पड़ोसी शिवम खड़ा था। सुनीता उसे अंदर बुलाती है। भाभी जी, कैसी हो आप? सुना है अमित भैया की मम्मी आई है, मुझे भी तो मिलवाओ आंटी से। हाँ हाँ, अंदर आओ ना, बैठो, मैं माँ जी को बुलाती हूँ। सुनीता अंदर जाकर अपनी सास को बताती है कि अमित का दोस्त उनसे मिलने आया है। अनीता हॉल में आकर शिवम से मिलती है। हेलो आंटी जी। आंटी क्या होता है? माँ जी बोल, माँ जी। संस्कार कहाँ है तुम्हारे? कैसे दोस्त बना रखे अमित ने। तभी वहां सुनीता तांबे के गिलास में पानी लेकर आती है, लेकिन शिवम वहां से जाने लगता है। अरे कहाँ जा रहे हो? चाय तो पीकर जाओ। नहीं भाभी, कुछ जरूरी काम याद आ गया। अच्छा चले जाना, पानी तो पीकर जाओ। शिवम बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अमित की माँ गांव में ही रहती और इसी कारण अनीता सारी चीजें देसी तरह से करती थी। सुबह उठकर घर की लाइट पंखे सारे बंद करके घर की खिड़कियां खोल देना, मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना, कपड़े हाथ से धोकर धूप में सुखाना, तांबे के बर्तनों में भोजन करना इत्यादि। एक रात जब तीनों खाना खा रहे थे तो सुनीता और अमित फोन देखते हुए खाना खा रहे थे। ये सब क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? ऑफिस से आकर सीधा फोन में लग जाते हो। खाने के वक्त तो कम से कम इस आफत को बंद कर दिया करो। मैं समझा नहीं माँ। मैं समझाती हूँ, रुक। अनीता दोनों का फोन बंद करके अपने पास रख लेती है। अब खाने के वक्त अगर फोन इस्तेमाल किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हर संडे के संडे सोसाइटी वालों को बुलाकर अनीता बातचीत किया करती। कुछ वक्त गुजरने के बाद भी अनीता वही करती थी जो उसे सही लगता था। अनीता की वजह से उसका बेटा और उसकी बहू बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन अचानक की रात में 7वीं मंजिल पे रहने वाली सोनी का पति नीचे आता है और अमित से कहता है, भाई साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी जल्दी मदद कीजिए। सोनी को बच्चा होने वाला है, उसको डिलीवरी पेन हो रहा है, लिफ्ट भी खराब है, इस हालत में मैं उसे नीचे भी नहीं ले जा सकता, मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज। भैया कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत हो, कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे हम सब। आप चलिए, हम आते हैं। हाँ भाई साहब जल्दी आइएगा। राहुल बेटा सुनो, सोनी को कुछ नहीं होगा, जो जो मैं बोलती हूँ जल्दी से करो,
ऊपर जाओ, एक भगोने में गर्म पानी करो, पुरानी चादर तौलिया सब कुछ बाहर निकाल के रखो, मैं आ रही हूँ। अनीता सोनी के घर जाती है और बड़े ध्यान के साथ सोनी की नॉर्मल डिलीवरी करा देती है। सोनी को एक लड़का होता है और सब कुछ ठीक रहता है। सोनी भी ठीक हो जाती है और उसका बच्चा भी तंदुरुस्त पैदा होता है। पर अनीता को ये बात समझ में आ जाती है कि शहर उसके लायक नहीं है और उसके बेटे और बहू को अनीता की चीजें भी पसंद नहीं है। इसलिए अनीता अपने बेटे से कहती है, बेटा अमित, मैंने बहुत दिन यहाँ रह लिया, अब और रहने का मन नहीं है। तू एक काम कर, कल तू मेरा गांव का टिकट करवा दे, मैं गांव वापस चली जाऊंगी। अरे माँ, तुम्हें आए हुए अभी 1 महीना तो हुआ था, कुछ वक्त और रह जाती। और वैसे भी गांव में है ही कौन, हम दोनों यहाँ पर हैं, वहाँ अकेले रहकर क्या करोगी, हमारे साथ ही रह जाओ। हाँ मम्मी जी, ये सही कह रहे हैं, इतने दूर गांव में अकेले रहोगी, हमें पता भी नहीं चलेगा आप कैसे हो, क्या कर रहे हो। हमारे साथ रहोगी तो कम से कम आपको कभी भी कोई ज़रूरत होगी तो हम आपके पास तो होंगे। नहीं नहीं बच्चों, मैं तुम लोगों से नाराज होकर थोड़ी ना जा रही हूँ, मैं दोबारा फिर से आऊंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये शहर मेरे लिए बना ही नहीं है। यहाँ के तौर तरीके, उठना बैठना, खाना पीना सब कुछ अलग है। मैं ठहरी गांव की देसी इंसान, हर चीज देसी तरीके से करना जानती हूँ, जिससे लोगों का स्वास्थ्य सही रहे। सोनी की नॉर्मल डिलीवरी के बाद अब पूरी सोसाइटी को ये एहसास हो चुका था कि अमित की माँ देसी काम जरूर करती है, पर वो काम शहर के तौर तरीकों से लाख गुना अच्छा था। अमित और सुनीता को भी एहसास होता है कि उनके रहने से घर की बिजली बिल, बीमारी और भी कई सारी चीजें सही हो रही थी। सोसाइटी के सारे लोग अमित, सुनीता भी अपनी माँ का टिकट नहीं कराते और अनीता के पास जाकर उनसे कहते हैं, अम्मा आप मत जाओ, अगर आप चले गए तो फिर हम हर रविवार अपने पास बुलाकर किससे बात करेंगे, घरेलू नुस्खे कौन बताएगा, कौन सर्दियों को 2 दिन में दूर भगाएगा, कौन अपनों के साथ वक्त बिताना और उनका कीमती मोल समझाएगा। अम्मा, हमें एहसास हो चुका है कि देसी चीजें और पुरानी बातें कभी भी गलत नहीं होती, इनसे हमेशा हमें कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है। मम्मी जी, आपके आने से ही मैंने और अमित ने इतनी बातें करी जितना हम कभी अपने नॉर्मल लाइफ में नहीं कर पाते थे। दिन भर ऑफिस के काम में बिजी रहना, फिर उसके बाद घर आकर खाने पर भी फोन चलाना, हमें दूर कर रखा था इस फोन ने। पर आपके आने से हम सब पास पास आए हैं और अब आप चली जाएंगी तो हम सब फिर से दूर हो जाएंगे। माँ, हमें तुम्हें समझने में थोड़ी गलती हुई, थोड़ी देर हुई, पर हम समझ चुके हैं। इसलिए हम सब चाहते हैं कि आप यहीं हमारे साथ रहो और हमेशा हमें सारे देसी नुस्खे और सारी देसी चीजें खिलाते रहो। सोसाइटी वालों और अपने बेटे बहू के कहने पर अनीता अपने बेटे के पास ही रुक जाती है और सबको देसी तरीका सिखाती है। जैसे ही सास बहू का घूंघट उठाती है, ऊपर कट गई ना। क्या हुआ बहू, क्या कट गई? पतंग माँ जी, पतंग। पास खड़ा पति बोल पड़ता है, वैसे तो माँ, जो इस लड़की की हरकतें है ना, मुझे लगता है सच्ची कटी गई। अरे चुप रह, उसकी माँ ने बताया था कि इसे पतंग उड़ाने का शौक है और हम लोगों के घर की बड़ी छत देखते ही शादी के लिए हाँ करती थी। वाह जी वाह, पहली बार सुना है किसी को घर की छत देखकर शादी के लिए हाँ करते। वैसे आपको हम लोगों के घर की छत देखकर बेटा पसंद आ गया? जी, छत हो तो ऐसी जैसी आप लोगों के घर की है, कितनी बड़ी सपाट, और तो और सबसे अच्छी बात यह है कि एक छत दूसरी छत से बिल्कुल जुड़ी हुई है। कूद फांद कर पतंग हाथ से नहीं निकल सकती। अच्छा, तो ये वजह थी। वैसे बहू, मेरा बेटा कमाता भी अच्छा है, तो तुझे एक ही पतंग के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तेरे लिए ढेर सारी पतंग ले आएगा। नाना माँ जी, ये गलती नहीं करती हूँ मैं। पतंग का बदला तो मैं पतंग से ही लेती हूँ। और हाँ, आज तक मेरी एक भी पतंग कोई काट नहीं पाया है। हाँ। खैर, दिन बीतते हैं। बहू रोज दोपहर शाम, कभी कभी जल्दी सुबह उठकर पतंग उड़ाने छत पर जाती रहती। एक दिन वो अपने पति के साथ मार्केट घूमने जाती है कि एक लड़का कहता है, ये क्या हाल है, दिखाई नहीं दी कल से, क्या हो गया, डर गई क्या? कौन है ये मीरा? अरे मुझे क्या पता,
क्यों भाई, कौन हो और कहाँ दिखाई नहीं दी मैं तुम्हें? क्या बात है, भाई के सामने मासूम बनने का नाटक कर रही हो? पति मीरा पर गुस्सा हो जाता है। मीरा, कौन है ये आदमी और क्या बकवास किए जा रहा है? मैं नहीं जानती, छोड़ो ना तुम, चलो ना चलकर पतंग खरीदते हैं। ओ, तो पतंग खरीदने जा रही हो? जाओ जाओ, कल वाली तो तुम्हारी मैंने ही काटी थी। मीरा को लड़का याद आ जाता है। अच्छा, तो तुम वो हो जो सफेद बिल्डिंग की छत से पतंग उड़ाते हो? अरे यार, पहले बताते ना। मिलते हैं कल फिर से। बहुत खूब पतंग काटी थी तुमने। वो क्या है ना, मुझसे कोई अच्छा पतंगबाज दिखता है तो मैं उसका पूरा सम्मान करती हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक गायक दूसरे गायक का। अगर ये मान सम्मान का कार्यक्रम खत्म हो गया हो तो घर चलें। पत्नी उस लड़के से विदा लेती है और दोनों घर आ जाते हैं। अब क्या था, घर में गली मोहल्ले के आवारा लड़कों का आना जाना शुरू हो जाता है। एक दिन घर में मीरा की शादीशुदा ननद खाने पर आई थी कि तभी, अरे मीरा, ये लो तुम्हारी सैंडल, कल मेरे घर की छत पर रह गई थी। हो हाँ, मैंने तो सारा घर छान मारा लेकिन मिली ही नहीं। थैंक्स। अरे थैंक्स कैसा, कल आ जाना टाइम पर छत में। लड़का चला जाता है। नंदोई मीरा की ननद से कहते हैं, क्या बात है, बड़ी ही एडवांस सोच रखने वाला मायका है तुम्हारा। ये क्या है, तुम्हारी भाभी छज्जे पर क्या करती रहती है? हाँ? अरे चुप रहो, कुछ भी बके जा रहे हो जो मन कर रहा है। भाभी बहुत बड़ी पतंगबाज है, तो मोहल्ले के लड़कों से जान पहचान है। हो सकता है कोई कटी पतंग लूटने के लिए भाग रही हो और चप्पल निकल गई हो। अब क्यों भाभी? हाँ यार, लेकिन अफसोस पतंग भी हाथ नहीं लगी। खैर चलो कोई बात नहीं, फिर सही। पति को अब मीरा का ये शौक खलने लगता है। वो कभी मीरा की पतंग फाड़ देता तो कभी वो उसकी चक्री तोड़ देता। मीरा अब काफी परेशान रहने लगती है। माँ जी, पता नहीं कैसे मेरी सारी पतंग फटती जा रही है। चक्री भी 2 ले चुकी हूँ लेकिन दोनों ही टूट गई। अब क्या करूं? परेशान ना हो बहू, मैं और ला दूंगी। सास मीरा का पूरा ख्याल रखती, तो वहीं पति की अलग ही प्लानिंग चल रही होती है। अरे बेटा रोहन, ये मजदूर क्यों आए घर पर? कुछ करना है क्या? मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो क्या? नहीं नहीं पिताजी, वो छत की दीवार ऊंची करवा रहा हूँ। वो क्या है ना, रात को चोर उचक के घर पर आसानी से घुस सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, देख ले। अब क्या था, जिस खुली छत पर मीरा रोज जमकर पतंगबाजी किया करती थी, वो अब ये भी नहीं देख पाती है कि कौन सी पतंग किस दिशा से उड़ी जा रही है। अब ना तो कोई मीरा के घर आता और ना ही मीरा छत पर जाती। एक दिन अरे मीरा, मजा ही आ गया। इतनी कॉमेडी फिल्म तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। लेकिन मीरा बिल्कुल शांत हो गई थी, ना हंसी ना खुशी। चलिए मैं खाना लगा देती हूँ। वो क्या है ना, थोड़ा थका थका महसूस कर रही हूँ। मीरा के लिए पतंगबाजी ही सब कुछ थी, उसकी मानसिक से लेकर शारीरिक कसरत। लेकिन जब से छत पर दीवार खड़ी हुई थी, मीरा का शरीर भी काम करना बंद कर दिया था। एक दिन, माँ जी मैं मायके जा रही हूँ, मन नहीं लग रहा है काफी दिनों से, सोच रही हूँ कि माँ के घर हुआ हूँ। हाँ हाँ बहू जा, तूने रोहन से तो पूछ लिया ना? नहीं माँ जी, पर मैं उन्हें फोन पर बता दूंगी। हाँ बेटा, बता देना। जब से तू शादी करके आई है, उसका मन भी सिर्फ तेरे साथ ही लगता है। तू नहीं रहेगी तो वो भी उदास हो जाएगा। मीरा पति को भी बता देती है और मायके चली जाती है। लेकिन ये क्या, मायके जाती ही मीरा के मन की रौनक फिर लौट आती है और फिर मायके की छत पर चढ़कर मीरा, ओ कट गई रे, कट गई वो लाल बांजा। मजा आ गया, बहुत उड़ रहा था ना, कतर दिया मैंने बाजी वाह। मीरा अब ससुराल जाने से कतराने लगती है। रोहन फोन पर कहता है, मेरा 2 हफ्ते हो गया, अब घर आ जाओ ना। हाँ हाँ आ जाऊंगी ना, बस इस हफ्ते मेरा मैच है पतंगबाजी का, वो जैसे ही खत्म होगा मैं आ जाऊंगी। फिर तुम तो जानती हो वहां मैं कहाँ पतंग उड़ा पाती हूँ, मन भी नहीं लगता वहां इसीलिए। रोहन
कुछ दिनों तक तो मीरा के बिना रह लेता है, लेकिन एक दिन, माँ, मेरा मन नहीं लग रहा है। तुम तो सास हो, मीरा को फोन करके हड़का दो ना कि घर आ जाए। वो तो मैं कर दूंगी बेटा, लेकिन मेरी बात समझ। जैसे तेरा मीरा के बिना मन नहीं लगता और तू उसे मिस करता है, वैसे ही तेरी बीवी का पतंग के बिना मन नहीं लगता। वो खुली चिड़िया सी बच्ची यहाँ कैद सी होकर रह गई थी। अब तू बोलेगा तो बुला लेती हूँ, लेकिन बिना मन के वो यहाँ रहेगी कैसे बेटा? रोहन समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है। फिर एक रोज अपने मायके की छत पर मीरा, ओ नो, मेरी पतंग कट गई। वैसे मैं अपनी पतंग लेकर आऊंगी, किसी को नहीं मिलेगी मेरी पतंग। मीरा पतंग के पीछे भागती है, लेकिन जैसे ही वो पतंग को पकड़ने की कोशिश करती है, पीछे से एक हाथ आकर पतंग की डोर को पकड़ लेता है। मीरा मुड़कर देखती है तो वो उसका पति होता है। ये लो मीरा, तुम्हारी पतंग। अब मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी पतंग किसी को लेने नहीं दूंगा। घर चलो, मैंने छत की दीवार गिरवा दी है, अब तो दोनों मिलकर पतंगबाजी करेंगे। मीरा खुश हो जाती है और पति को गले लगा लेती है।